साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के वीडियो से हम लोग डेली करंट अफेयर को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज है 9 नवंबर 2020, अर्थात 9 नवंबर 2020 से हम लोग डेली करंट अफेयर को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और यह कंटिन्यू पर डे आप लोग को उपलब्ध कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही आप इसका PDF भी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और बीच में यदि किसी वजह से किसी दिन नागा होता है तो उस दिन का हम लोग जो है आगे के वीडियो में उस दिन के करंट अफेयर को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में, या इंग्लिश में कहें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि संदर्भ क्या रहा है। तो यह जो STPI अर्थात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा कई शहरों में कार्यालय और कनेक्टिविटी अवसंरचना ढांचा स्थापित करने हेतु 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। कितने का? तो यह अमाउंट याद रखिएगा, कितने का? 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसके लिए जो है यह जो STPI है, यह छोटी प्रौद्योगिकी फर्मों को प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान कर रहा है। मतलब STPI के पास जो टेक्नोलॉजी होगी ये छोटे प्रौद्योगिकी फर्मों को देंगी कि जिससे वो उसको संचालित करके देख सकें कि क्या आउटकम आ रहे हैं या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना जो है का जो मुख्य उद्देश्य था वो सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा, यह जो STPI है इसका मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1991 में की गई थी। और STPI की गवर्निंग काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, यदि कहीं पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। अब इसके कुछ अन्य उद्देश्यों की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या शॉर्ट में EHTP कह दें, तो योजना तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इस तरह की अन्य योजनाएं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जैसी अन्य योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करके निर्यातकों को वैधानिक सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा ITS क्षेत्र में उद्यमशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बना करके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को, या कह सकते हैं कि MSME जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। अगला है अवधानम। अब देख लेते हैं क्या अवधानम क्या है। कई बार परीक्षा में ऐसे शब्द पूछ लेते हैं जो हम लोग नॉर्मली सुने नहीं होते हैं, कि पूछ लेता है कि यह शब्द किससे संबंधित है। तो इसी प्रकार का एक शब्द है अवधानम। तो संदर्भ यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का शुरुआत किया या शुभारंभ किया। कार्यक्रम का जो आयोजन है डॉक्टर मेधाश्विनी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्णदेव राय सत्संग के तत्वाधान में किया गया। अब हम लोग यहाँ पर अवधानम के बारे में बात करें तो अवधानम जो है एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है, ठीक है, लिटरेचर से संबंधित एक एक्टिविटी है जिसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है। तो ये सब क्या कहलाता है? अवधानम कहलाता है। अवधानम की बात करें तो अवधानम की उत्पत्ति एक संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई थी, परंतु आधुनिक समय में तेलुगु और कन्नड़ में कवियों द्वारा इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला है कि बांग्लादेश में ट्रांसजेंडरों के लिए मदरसे की स्थापना की गई है। तो बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर मुसलमानों के लिए अपना पहला इस्लामिक स्कूल खोला गया है, ठीक है। मौलवियों ने इसे समाज में भेदभाव से ग्रस्त इस अल्पसंख्यक समुदाय जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसको मुख्य धारा में एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम बताया है। तो यदि परीक्षा में या कहीं पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडरों के लिए मदरसे की स्थापना की गई है, तो बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं EOS-01 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, या हिंदी में कहें तो पृथ्वी निगरानी उपग्रह 01। यह भारत का नवीनतम पृथ्वी निगरानी उपग्रह है जिसको अभी 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संदर्भ यही है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पृथ्वी निगरानी उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 या EOS-01 को प्रक्षेपित किया गया है। कब किया गया है? 7 नवंबर 2020 को। कई बार डेट भी पूछ लेता तो डेट याद रखिएगा, 7 नवंबर
20 को इसको जो है किससे, PSLV C-49 के माध्यम से, जो रॉकेट लॉन्चर है इसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात कि इसके साथ ही EOS-01 के साथ ही 9 अन्य सैटेलाइटों को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो कुल मिलाकर के टोटल 10 सैटेलाइट जो है उनको प्रक्षेपित किया गया है। एक तो आपका EOS-01 भारत का है, इसके अलावा जो 9 अन्य हैं वो किन किन देशों के हैं, तो एक इसमें से 9 में से एक लिथुआनिया का है, 4 जो है लग्जमबर्ग का है और 4 जो है USA का है। तो याद रखिएगा कि किन किन, कई बार पूछ लेते हैं किन किन देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया इसके साथ है, तो एक तो भारत का, इसके अलावा लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और अमेरिका। यदि पूछा जाए कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए गए तो कुल 4 देशों के सैटेलाइट और कुल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं PSLV C-49 के माध्यम से। और इसके अलावा कुछ अन्य बातों की बात करें तो पिछले साल 11 दिसंबर 2019 को RISAT रीसेट 2B-R1 के प्रक्षेपण के बाद से यह इसरो का पहला मिशन है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसरो द्वारा जनवरी 2020 में एक संचार उपग्रह GSAT-30 को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, किंतु यह भारत की भूमि से नहीं भेजा गया था। इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना जो एरियन रॉकेट जो प्रक्षेपण स्थल है वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था, अर्थात फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंच गुयाना जो है आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसपे फ्रांस का अधिकार है। अब थोड़ा सा EOS-01 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 के बारे में कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो EOS-01 एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, RISAT है, रीसेट है, ठीक है। R का मतलब राडार, I से इमेजिंग और सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। यह पिछले साल प्रक्षेपित किए गए रीसेट 2B और रीसेट 2B-R1 उपग्रहों के साथ मिलकर के काम करेगा। और यह जो EOS-01 है इसके प्रक्षेपण के बाद से सभी पृथ्वी निगरानी उपग्रह जो भी इमेजिंग सैटेलाइट भेजे जाएंगे उनको EOS सीरीज कहा जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो आपके पृथ्वी निगरानी उपग्रह इमेजिंग सैटेलाइट भेजे गए हैं इनका उपयोग क्या है। तो इनका उपयोग भूमि एवं वन मानचित्रण तथा निगरानी, जल एवं खनिज या मछलियाँ आदि संसाधनों का मानचित्रण करने, मौसम और जलवायु निगरानी, मृदा अवलोकन और भू स्थानिक समोच्च का इंग्लिश होता है कंट्योर मानचित्रण आदि कार्यों हेतु किया जाता है। अब थोड़ा सा बात करें कि जो ऑप्टिकल उपकरण होते हैं ये इमेजिंग करने के लिए, उनकी अपेक्षा ये जो राडार इमेजिंग है इसके लाभ क्या हैं। तो राडार इमेजिंग में याद रखिएगा कि यह में मौसम, बादल, कोहरे अथवा सौर प्रकाश की कमी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनका प्रभाव जो है ऑप्टिकल उपकरणों पर पड़ता है। तो याद रखिएगा राडार इमेजिंग में मौसम, बादल, कोहरे अथवा सौर प्रकाश की कमी इन जैसी दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह सभी परिस्थितियों में और हर समय उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान कर सकता है। ये इसकी खासियत है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लुहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में स्थित है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि पूछा जाता है लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में, या किस नदी पर, सतलुज नदी पर। इससे कितने जिलों को लाभ होगा, तो हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में यह फैला हुआ है, कुल्लू और शिमला में। लाभ तो कई जिलों को होगा परंतु यह फैला कहाँ है, स्थित कहाँ है, कुल्लू और शिमला जिलों में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं लिस्मैनिया डोनोवानी, इसको साधारण भाषा में कालाजार रोग परजीवी कहते हैं। तो संदर्भ थोड़ा देख लेते हैं। लिस्मैनिया डोनोवानी के रोगजनक क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए CSIR का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स इंडिया द्वारा प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के बारे में, पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात करें। जो प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड है, यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में, अर्थात प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है इसमें। इसके अलावा
ये जो सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया जिसके द्वारा इसको प्रदान किया गया है, इसकी स्थापना जो है 1930 में हुई थी। कब हुई थी पूछा जा सकता है। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमने CSIR CDRI की बात की है, कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह लखनऊ में स्थित है। अब थोड़ी सी हम लोग लिस्टमैनिया डोनोवानी के बारे में बात कर लेते हैं, या कालाजार के बारे में। तो यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। यह लिस्टमैनिया नामक परजीवी के कारण होता है, जो सैंड फ्लाई या जिसे सीसी मक्खी कहते हैं के काटने से यह फैलता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि लिस्टमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन परजीवी है जो माइक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले एक घातक संक्रामक रोग लास्मेनियासिस जिसको साधारण भाषा में लोग काला जार कहते हैं, इसका मुख्य कारक है। और यह जो है शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, मतलब 3 स्थलों में होता है, 3 जगहों पर, तो उसके हिसाब से यह 3 प्रकार का माना जाता है, जैसे कि यह प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा सहित मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम को संक्रमित करता है। तो याद रखिएगा इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं, अगला बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तितली प्रजातियों के बारे में। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो द हिंदू अखबार आता है उसमें तितलियों संबंधित एक आलेख छपा हुआ था, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर इस को बात कर रहे हैं। तो संदर्भ यह है कि तितलियों का मौसम जो है आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और मानसून जाने के बाद फरवरी तक जारी रहता है। इस वर्ष देश भर में विशेष रूप से कई दुर्लभ तितली प्रजातियों को देखा गया है। जैसे केरल के नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य में 100 वर्षों के बाद 5 धारियों वाली स्ट्रेटेड 5 रिंग तितली की प्रजाति देखी गई है। यहाँ 2 बातें याद रखिएगा कि नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में स्थित है। और सीधे सीधे पूछ सकता है कि स्ट्रेटेड 5 रिंग नामक एक प्रजाति अभी देखी गई थी, यह क्या है? तो तितली है। इसके अलावा 130 वर्षों के बाद नीलगिरी प्लेन ऐस प्रजाति फिर से खोजा गया है और साथ ही विशाखापत्तनम में पहली बार देखी गई मार्बल मैप तितली को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। और यह दुर्लभ प्रजाति जो है आपकी मार्बल मैप तितली, यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, भूटान और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों तक सीमित है या यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा मालाबार बैंडेड पिकॉक प्रजाति दक्षिण भारत के लिए एक स्थानिक प्रजाति है और ब्रांडेड रॉयल प्रजाति 130 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद नीलगिरी क्षेत्र में पाई गई है। और ब्लू मार्मन जो कि एक काले रंग की मखमली पंखों वाली तितली है, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। इसको हाल ही में पटना में देखा गया तथा छत्तीसगढ़ के संरक्षित वनों में एंजल बटरफ्लाई देखी गई। इसी के साथ ही लिलिएक सिल्वर लाइन एक संरक्षित प्रजाति है जो बेंगलुरु में पाई जाती है, परंतु पहली बार राजस्थान के आरावली रेंज में देखी गई। तो यहाँ हमें ये कहाँ देखी गई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण इनके जो नाम हैं। जैसे कि अभी जो यूपीएससी या आईएएस का जो एग्जाम हुआ है उसके प्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट और हाइड थ्रोडेड रेड स्टार्ट क्या हैं। तो इस प्रकार के आपको नाम दे सकता है और उसमें ऑप्शन था पक्षी हैं, प्राइमेट हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर है क्या। तो याद रखिएगा कि इस तरह से प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे जो अलग अलग नाम थे कि नीलगिरी प्लेन एस या स्टेयर्ड 5 रिंग और आपका मालाबार बैंडेड पिकॉक, ब्रांडेड रॉयल, ब्लू मार्बन या लिलिएक सिल्वर लाइन, ये क्या है? ये भी हाल ही में चर्चा में थी। ये किससे संबंधित प्रजातियां हैं? तो ये तितली से संबंधित प्रजातियां हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है आसपास की चुनौतियों से निपटना। तो यह जो कार्यक्रम है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो यह छोटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए शहरों को, तो याद रखेगा यह शहरों से ही संबंधित है, शहरों को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अड़ोस पड़ोस की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्यक्रम है कि मतलब जहां बच्चे रहते हैं शहरों में और उनका जो परिवार है उन बच्चों के अनुरूप जो है अगल बगल के माहौल को बनाया जा सके। यह कार्यक्रम 100 स्मार्ट शहरों,
5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में शुरू किया जाएगा। अगला देखते हैं सार्थक। तो पूछा जाता है कि सार्थक क्या है, तो यह एक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है। तो बस इसके लिए यहाँ महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि क्या यह एक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है जिसे कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था, और यह 5 अपतटीय गश्ती पोतों या इंग्लिश में कहें तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPB की श्रृंखला में चौथा पोत है, और इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है भूमध्य सागर के बारे में। तो भूमध्य सागर के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो चर्चा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यह है कि हाल ही में खोजे गए गैस भंडारों को लेकर के ग्रीस और तुर्की, जिन दोनों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, और ग्रीस और तुर्की इन दोनों की आपस में सीमाएं जुड़ती हैं, तो ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव जारी है। इसी दौरान फ्रांस ने अस्थायी रूप से पूर्वी भूमध्य सागर में, कहां पर, पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर लिया है। तो हमें थोड़ा सा भूमध्य सागर के बारे में जान लेना चाहिए। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेंगे। भूमध्य सागर जिसके उत्तर में यूरोप है, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा भूमध्य सागर पश्चिम में जो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह डरडेलिज या पूर्व में डरडेलिज तथा बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से क्रमशः मार्मरा सागर तथा काला सागर को जोड़ता है, तथा दक्षिण पूर्व में 163 किलोमीटर लंबी कृत्रिम स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसको आप यहाँ पे मैप में यदि देखेंगे तो ये आपका जो नीला नीला दिख रहा है ये आपका भूमध्य सागर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो ये आपका, यहाँ पर आप देखें तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, यहाँ पे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, जो एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करता है। साथ ही यह जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे पूर्व डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे आपको मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा दिख रहा है। तो सी ऑफ मार्मरा जो है यह भूमध्य सागर से, यहीं पर आपका डरडेलिज आपका जलडमरू मध्य है उससे, और इधर आप देखें तो ये ब्लैक सी है या काला सागर, यहाँ पर आपका बोस्फोरस जलडमरू मध्य है जो कि ब्लैक सी को मार्मरा सागर से या कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा आप यहीं पर देखेंगे तो ये आपका ये टर्की वाला पोर्शन है और ये आपका ग्रीस वाला पोर्शन है, और इन्हीं दोनों के मध्य में तनाव है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में आप मैप में पूरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको 163 किलोमीटर लंबी जो कृत्रिम स्वेज नहर है, वो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इतनी सारी बातों को यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।